इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे पहले बेटा हम लोग ये देखते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस की बातें कर लेते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्सेस थे, जैसे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स 1 था, कॉम्प्लेक्स 2 था, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। जो कॉम्प्लेक्स 5 आपने देखा था वो कौन सा था? कॉम्प्लेक्स 5 वाला जो पार्ट है इसको हम लोगों ने कहा था एटीपी सिंथेज, राइट बेटा। तो आप ये देखो, आ जाओ यहाँ पर NADH2 NAD में FMN ने लिया, FES में कन्वर्ट हुआ, अल्टीमेटली बेटा ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को हैंड ओवर किया। ये चीजें कॉम्प्लेक्स 2 में भी है। कॉम्प्लेक्स 2 कौन सा होगा? सक्सिनिक। कॉम्प्लेक्स 2 कौन सा होगा? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। अब ये कन्वर्ट हो गया बेटा किसमें? ये कन्वर्ट हो जाएगा यूबी। देखो इसने इलेक्ट्रॉन अपना किसको देना है? यूबी क्यूनोन को। तो यूबी क्यूनोन क्या था? एक टाइप का मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर था। तो जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर था, यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स थर्ड है, तो कॉम्प्लेक्स थर्ड कौन सा होगा? साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, ये इसी को, इसका अदर नेम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम सी BC1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके बाद ये आता है साइटोक्रोम सी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। बेटा ये देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होंगे, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज होंगे। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज तुम्हारा बेटा क्या काम करेगा? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज तुम्हारा काम करेगा, यहाँ पर ये 2 कॉपर सेंटर हैं, इसके पास क्या होते हैं? 2 कॉपर सेंटर हैं। तो आप एक चीज़ जानो और अच्छे से जानो कि जो हमारा साइटोक्रोम होता है, मोस्ट ऑफ द साइटोक्रोम्स कंटेनिंग आयरन, मोस्ट ऑफ द साइटोक्रोम जो पिगमेंट होंगे उनमें क्या पाया जाएगा? आयरन पाए जाएंगे। बट बेटा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो होता है इसमें दोनों पाया जाएगा, आयरन भी पाया जाएगा और कॉपर भी पाया जाएगा। और कॉपर जो होता है, कॉपर यहाँ पर जो होगा वो 2 कॉपर सेंटर होता है। कितना होगा? 2 कॉपर सेंटर होता है। बट देखो ये इलेक्ट्रॉन जो फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर अभी अब हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था। फाइनल इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेप्टर होता है वो कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन होगा। और ये इसका जो प्रोडक्ट बना ये बन गया। अब बेटा यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखो कि इनके इनहिबिटर भी इस पर काम करते हैं। ये इनहिबिटर क्या होते हैं? ये जो इनहिबिटर्स होते हैं, ये इनहिबिटर्स होते हैं, ये फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए, दोनों के लिए रोटिनॉन होता है। रोटिनॉन क्या करता है कि इसको इनहिबिट कर देता है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स थर्ड के लिए जो होगा वो इनहिबिटर कौन सा होगा? एंटीमाइसिन होगा। बट बेटा कॉम्प्लेक्स 4 के लिए जो होगा इनहिबिटर वो होगा साइनाइड पॉइजनिंग हो सकती है। साइनाइड पॉइजनिंग के साथ साथ H2S हो सकता है या हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको बोल सकते हैं। ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स 4 में हो गया। कॉम्प्लेक्स 4 को ये बहुत कम करता है। अगर साइनाइड पॉइजनिंग की बात करें तो इसमें साइटोक्रोम A और A3 ही डिस्ट्रॉय होता है। बट बेटा नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम लोग डिस्कस यहाँ से करें तो इनके अगर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इनके सीक्वेंस को अगर हम देखें, जैसे इनके सीक्वेंस को अगर हम समझें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमारा आ जाएगा बेटा चाहे NADH2 है, डिहाइड्रोजिनेज, बेटा यहीं पर FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, FADH डिहाइड्रोजिनेज है या सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है। तो ये सीक्वेंस में क्या आएगा? सीक्वेंस में आ जाएगा यूबी क्यूनोन आ जाएगा, फिर बेटा ये साइटोक्रोम सी रिडक्टेज होगा और रिडक्टेज के बाद ही साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज होगा। फिर बेटा ये क्या बन जाएगा? वाटर। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें हमें एक सीक्वेंशियल क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं। तो हमारे जो सीक्वेंस का एक क्वेश्चन बेटा एराइज होता है वो ये आता है कि साइटोक्रोम सी रिडक्टेज हो गया, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज हो गया, वाटर हो गया। तो ये सीक्वेंस आपको लर्न रखना है, सीक्वेंस को ध्यान से पढ़ना है।
नेक्स्ट बेटा स्टेप आता है हमारे पास RQ वैल्यू। RQ वैल्यू ये क्या होता है भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेशेंट। तो जो रेस्पिरेटरी क्वेशेंट होता है उसको हम लोग RQ वैल्यू बोलते हैं। RQ वैल्यू को मेजर कैसे करते हैं, तो रिस्पायरेट्रो या रिस्पायरेटरी गैनोमीटर। बेटा RQ को मेजर कैसे किया गया, ये हो गया। तो RQ निकालते कैसे हैं, तो RQ इक्वल टू बेटा हो जाएगा आपका कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हुआ। इस रिएक्शन को हम लोग बेटा बोलते हैं RQ वैल्यू। तो RQ वैल्यू, अब यहां पर एक चीज तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा हमें, आखिर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट क्या होते हैं। रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट को डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है। रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट को डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है कि केमिकल सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड प्रोड्यूस एनर्जी। तो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो बेटा क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट तुम्हारे पास बेटा कौन कौन से हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हम लोगों के पास हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट बेटा प्रोटीन हो सकते हैं या प्रोटीन्स हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट प्रोटीन हो सकते हैं, और बेटा क्या हो सकता है, फैट हो सकता है। फैट के साथ साथ ये ऑर्गेनिक एसिड्स भी हो सकते हैं। तो फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ये सब बेटा हो जाते हैं। अगर हम लोग इसमें इसको रिएक्शन के बेसिस पर देखें तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, अगर ये रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है तो इसको हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिएक्शन, इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। अगर बेटा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोलते हैं तो फैट, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। तो अगर प्रोटीन रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट एज ए रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट यूज होगा तो उसको क्या बोलेंगे। अगर प्रोटीन रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शन या प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब देखो इनसे हमें यहाँ पर क्या देखना है कि ये RQ की वैल्यू होगी कितनी। तो RQ की वैल्यू हम कैसे मेजर कर रहे हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है या कितना ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे हम लोगों को एक एग्जांपल लेना है कार्बोहाइड्रेट का केस। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का केस लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में क्या हो सकता है, देखो बेटा, व्हेन रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट एज अ कार्बोहाइड्रेट, जब रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट एज अ कार्बोहाइड्रेट होगा तो C6H12O6 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइंड होगा तो यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड बड़ा 6 मॉलिक्यूल वाटर बन जाएगा। अब RQ की वैल्यू आप कैसे मेजर कर रहे हो, देखो भाई RQ की वैल्यू आप इसका रेशियो निकाल लोगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बाई बटा 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहाँ से क्या निकाला आपने, RQ निकाला। अब दिस वैल्यू इज नोन एज, बड़ा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1। अगर रेस्पिरेटरी वैल्यू, अगर रेस्पिरेटरी क्वेशेंट की वैल्यू बड़ा 1 आती है या RQ की वैल्यू 1 आती है, इसका मतलब हो गया कि ये कार्बोहाइड्रेट एज अ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है। तो अगर बेटा कार्बोहाइड्रेट एज अ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है
तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। अगर बेटा दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ से देखें सेकंड कंपोनेंट के इसके, अब देखो फैट है या प्रोटीन है, चाहे बेटा फैट हो जाए चाहे बेटा प्रोटीन हो, दोनों में आर क्यू की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी। मतलब अगर फैट में भी देखें तो आर क्यू की वैल्यू बेटा लेस देन 1 होगी, और प्रोटीन में भी आर क्यू की वैल्यू लेस देन 1 होगी। बट प्रोटीन हो या फैट हो, वैल्यू तो बेटा वैल्यू ही होती है। वैल्यू अगर हमें निकालना है तो ये देख लिया जा सकता है, जैसे फैट है तो फैट में बेटा क्या निकाला जा सकता है, मान लीजिए पामेटिक एसिड है। एक एग्जाम्पल फैट का अगर हम लोग बेटा लें पामेटिक एसिड का, जैसे C18H36O2 प्लस बेटा O2, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, प्लस बेटा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ पर कितना है, ये 18 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 36 है तो ये भी 18 हो गया, 36 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पर देखो कितना हो गया, 36 हो गया, 36 एंड 18 टोटल कितना हो गया, 54। अब यहाँ पर क्या रख देंगे, 26। देखो यहाँ पर कितना हुआ, 18, ये 36 और ये 36 और 18 जितना हुआ, अब ये 36 हो गया और 18 हो गया, ये 54 हो गया। तो बेटा ये क्या करिए हमने, ये दोनों को यहाँ से आर क्यू की वैल्यू निकाल लिया। तो आर क्यू की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, दिस बाई बेटा दिस, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लगभग बेटा ये 9 के आसपास आ जाएगी, या आप ये कह सकते हैं 0.7 to 0.9 के आसपास आ जाएगी। मीन्स बेटा वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी। तो जब लेस देन 1 वैल्यू आ जाएगी तो वो कैसे आएगी, ये पता हो गया हम लोगों को। तो जो लेस देन 1 की वैल्यू थी, इसके बाद बेटा सेकंड रिएक्शन यहाँ पर आता है ट्राई पामेटिक। इसी फैट में ही हम लोग एक और वैल्यू देख लें, देखो फैट में ही जो वैल्यू आनी है, ये ट्राई, ये 51 हो गया, H98 हो गया, O6 हो गया, प्लस बेटा O2 से बाइंड किया, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लिया, तो ये 102 बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, और ये 98 वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और यहाँ पर बेटा जो यूज होगा 145 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा। तो अगर हम लोग 145 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यूज करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आर क्यू मीन्स बेटा 1/102 बाई बेटा 145 मीन्स लेस देन 1, या बेटा लेस देन, अगर लेस देन 1 होगा तो कितना हो जाएगा, 0.72 सॉरी बेटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये फैट की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी। फैट की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। ऐसे ही प्रोटीन की वैल्यू होगी। अब किसी ऑर्गेनिक एसिड की बात करें आप, अगर बेटा ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो जो ऑर्गेनिक एसिड होगा वो कैसे हो सकता है, तो ऑर्गेनिक एसिड में फॉर एग्जांपल इसकी जो आरक्यू की वैल्यू होती है ये ग्रेटर देन 1 होती है या मोर देन 1 होती है। आरक्यू की वैल्यू मोर देन 1 होती है। अगर बेटा आर क्यू की वैल्यू मोर देन 1 होती है तो कैसे हो सकती है, आप ये देखो, जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, यहां पर क्या हो जाएगा, देखो भाई यहां पर कार्बन कितना है, 2 हो गया, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, 2 6, 4 और 2 6, मीन्स बेटा यहाँ पर जो वैल्यू होगी, अगर हम क्या इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो ये 4 हो जाएगा,
और ये बेटा ये 4 वैल्यू हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी 4 की वैल्यू हो जाएगी। अल्टीमेटली बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा 4/1 आ जाएगा और आर क्यू की वैल्यू भी बेटा कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अगर आर क्यू की वैल्यू 4 या 4 मतलब कि 1 से अधिक है, मोर देन 1 है, तो ये ऑर्गेनिक एसिड होगा। इसका जानना चाहेंगे ऐसा क्यों होता है। ऐसा बेटा इसलिए होता है क्योंकि देखो एसिड में क्या होता है, ये ऑक्सीजन रिच होता है, जबकि फैट में क्या होता है, ऑक्सीजन डिफिशिएंट होता है, जिसके कारण ये वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर हम लोग एक बात करें कि अगर हमारे पास मान लो कि जैसे इनऑर्गेनिक रिएक्ट, जैसे हम लोगों ने क्या देखा कि इनमें अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो बेटा वैल्यू क्या हो सकती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में बेटा क्या होना है, इसको देखो जैसे मान लीजिए कि C6H12O6। अब क्योंकि बेटा ऑक्सीजन अवेलेबल है नहीं यहाँ पर, ऑक्सीजन अगर अवेलेबल नहीं होगा तो क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलो मान लेते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड तो है, आर क्यू की वैल्यू बेटा कार्बन डाइऑक्साइड तो है, बट क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये वैल्यू पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अब ये वैल्यू पूरे की पूरी बेटा हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये वैल्यू पूरे की पूरी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, ये पूरी की पूरी वैल्यू बेटा आर क्यू वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप एक चीज़ और याद रखना, किसी भी प्रोटीन, किसी भी प्योर प्रोटीन या फैट के फॉर्म में एनर्जी कभी भी बेटा रिलीज नहीं होगी। एनर्जी जब भी रिलीज होगी हमेशा याद रखना बेटा जर्मिनेटिंग फॉर्म में ही रिलीज होगी। ठीक है, चलो आर क्यू की वैल्यू कंप्लीट हो गई। एक बड़ा पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सटल मैकेनिज्म। अब ये लास्ट टॉपिक है बेटा इसका, शटल मैकेनिज्म। शटल मैकेनिज्म में क्या क्या प्रोसेस होनी है, तो देखो बेटा शटल मैकेनिज्म जब भी होगा वो किस में होगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाएंगे, जब भी होगा वो यूकैरियोट्स में होंगे। तो बेटा यूकैरियोट्स में आखिर ये शटल मैकेनिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये शटल मैकेनिज्म है क्या, ये क्या करता है, occurs only in यूकैरियोट्स। एक चीज बेटा ये आप याद रख लो, ये क्या होगा, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होंगे, किसी भी प्रोकैरियोट्स में शटल मैकेनिज्म नहीं पाया जाएगा। तो बेटा अगर यूकैरियोट में पाया जाएगा तो क्या पाया जाएगा और क्यों पाया जाएगा, तो जो शटल मैकेनिज्म होते हैं वो दो टाइप के होंगे। शटल मैकेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट बेटा होता है माइलेट एस्पार्टेट, और दूसरा बेटा यहाँ पाया जाएगा माइलेट एस्पार्टेट के अनुसार के अलावा ग्लिसरॉल फॉस्फेट मैकेनिज्म, ग्लिसरॉल फॉस्फेट मैकेनिज्म। तो ये बेटा शटल मैकेनिज्म में अब हमें ये देखते हैं कि इनमें प्रोसेस होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। बेटा इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब भी हम लोग ये देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया में देखो NADH2 कहाँ जाएगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। अब NADH2 जो साइटोप्लाज्म में बचा है, NADH2 देखो जैसे ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्मिक, जो बेटा क्या साइटोप्लाज्मिक NADH2 होगा, मीन्स बेटा ये साइटोप्लाज्म में
साइटोप्लाज्म में बेटा NADH2 बनता है और कितना मॉलिक्यूल बनता है? 2 मॉलिक्यूल NADH2 बनता है। अगर बेटा 2 मॉलिक्यूल NADH2 बनता है तो ये 2 मॉलिक्यूल NADH2 यहाँ नहीं जा पाता है। इस मैकेनिज्म को इवॉल्व होने का एक ही रीजन था, इस मैकेनिज्म को इवॉल्व करने का एक ही कंसेप्ट था कि ये NADH2 ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं कर पा रहा था। अब माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करने के लिए इसे क्या चाहिए? इसे पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी। किसी अगर सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी तो वो ये सब्सटेंस यहाँ लेके जाएगा। अगर ये यहाँ लेके जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, अगर नहीं जा पाएगा तो इसको कैसे? या तो भाई देखो 2 रास्ते हैं, इसको इसके पास या इसके इनर मेम्ब्रेन तक ले आना है। अगर बेटा इसके इनर मेम्ब्रेन तक आएगा, ये इनर मेम्ब्रेन तक आएगा तो या तो कैसे आ सकता है? इसको क्रॉस करके चला आए, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसको इधर जाने नहीं देगा। दूसरी कंडीशन ये कि भाई चलो कोई ऐसा सब्सटेंस मिल जाए, हमें ऐसा सब्सटेंस मिल जाए कि हम इसके साथ इसको भेज दें और यहाँ चलाए और बिना किसी एनर्जी खर्च किए यहाँ चलाए। और दूसरा रास्ता बेटा क्या हो सकता है कि आए तो ये आए तो यहाँ पर आना तो है, बट बेटा ये लेके भी जाएगा, बट वो कुछ ना कुछ खर्च लेगा। खर्च का मतलब क्या होगा? वहाँ पर एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो हमारा जो एस्पार्टेट वाला जो कंसेप्ट है बेटा, एस्पार्टेट मैलेट एस्पार्टेट का है, वो ये है। देखो जैसे हमारे पास क्या है, मैलिक एसिड है। मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? मैलिक एसिड बेटा ऑक्जेलो एस्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब ऑक्जेलो एस्टिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? एस्पार्टिक एसिड में। तो देखो जैसे हमारे पास क्या था बेटा, मैलिक एसिड था, मैलिक एसिड ऑक्जेलो एस्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बेटा ये कन्वर्ट होगा एस्पार्टिक एसिड में। अब देखो जो तुम्हारा बेटा एस्पार्टिक एसिड होता है या ऑक्जेलो एस्टिक एसिड होता है, अब ये NADH2 को लेके जाएगा कहाँ पर? NADH2 को लेके गया बेटा एस्पार्टिक एसिड कहाँ पर? इसमें, क्योंकि ये भी नहीं जा सकता था। अगर ये जा भी सकता था तो बेटा किसको नहीं लेके जा सकता था? इसको नहीं लेके जा सकता था। यहाँ पर तुम्हारा क्या आ गया? एस्पार्टिक एसिड आ गया। देखो फिर ये क्या बनेगा? ऑक्जेलो एस्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। फिर ये क्या बना? मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। मैलिक एसिड से फिर बेटा मैलिक एसिड इधर से इधर आ सकता है। अब यहाँ पर होता क्या है बेटा, ये देख लो पहले कि जो NADH2 होता है, NADH2 बेटा यहाँ पर था, इसके साथ कंबाइंड हुआ, यहाँ पर आया। फिर यहाँ से ये NADH2 को NADH2 को बेटा ये कन्वर्ट कर दिया किसमें? NAD+ में। NAD+ में अगर ये कन्वर्ट हो गया, अगर ये NAD+ में कन्वर्ट हो गया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? यहाँ से इसको लेके जाना था। अब बेटा ये इसको अगर ये लेके नहीं जाएगा तो कैसे वहाँ जाएगा? NADH2 हुआ, ये बेटा ये NAD हुआ। अब यहाँ पर क्या था? NADH2 बेटा इसके साथ, अब ये इसके साथ प्रोटॉन गया, ये इसके साथ यहाँ पर एंटर कर गया। अब इसको रिसीव करने वाला क्या था? यहाँ पर देखो इसको रिसीव करने वाला ये प्रोटॉन जो था, देखो ये NADH2 ये प्रोटॉन दे देगा, इसको दे देगा और यहाँ से ये प्रोटॉन ले ले। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया? एनर्जी। अब ये NADH2 कहाँ पहुँच गया? माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच गया। और माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट में पहुँच गया? इनर मेम्ब्रेन में पहुँच गया। अगर इनर मेम्ब्रेन में पहुँच जाएगा तो जो ये मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड रिबैक हो जाएगा। फिर से ये पूरा प्रोसेस, यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारा? यही हमारा प्रोसेस कहलाएगा मैलेट एस्पार्टेट। बट बेटा दूसरे के केस में, जैसे ग्लिसरॉल फास्फेट का केस है, अगर हम लोग ग्लिसरॉल फास्फेट का केस देखें तो ग्लिसरॉल फास्फेट में क्या होता होगा कि उसमें जाने का मतलब कि देखिए ये मेम्ब्रेन पर आएगा, मेम्ब्रेन पर ही इसके मेम्ब्रेन पर ही बेटा FADH2 पाया जाएगा। मतलब वो NADH2 को किसमें? FADH2 में कन्वर्ट करा देगा। तो ठीक बेटा ये देखो यहाँ पर क्या था। अब यहाँ पर ये दूसरा कंपोनेंट देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है ये क्या करता है बेटा? ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो जब ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो ये क्या करेगा? NADH2 को साइटोप्लाज्म से लेगा, NADH2 को साइटोप्लाज्म से लेगा तो किस में कन्वर्ट करेगा? NAD+ में। अब इसका बेटा देखो ये प्रोटॉन इसके पास आ गया, इसका प्रोटॉन इसके पास आ गया। अब ये क्या करेगा?
ध्यान से सुनिएगा। अब जब ये प्रोटॉन होगा तो यहाँ पर जो सरफेस पर NADS होगा, FAD हो, सॉरी बेटा FAD होगा, इसने प्रोटॉन को रिसीव किया, इसके वाले प्रोटॉन को इसने रिसीव किया, और ये क्या कन्वर्ट हो गया, FADH2 में कन्वर्ट हो गया। तो FADH2 में कन्वर्ट हो गया तो आपको एकदम 100% श्योर हो जाना चाहिए कि बेटा एक अगर FADH2 से कितना ATP बनेगा, 2 ATP बनेगा। अब देखो यहाँ पर एक NADH2 आप जा रहा था, एक NADH2 से कितना बनता है, एक NADH2 से 3 ATP बनता है, एक NADH2 से कितना ATP बनता है, 3 ATP बनता है। बट बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 ही बन रहा है। इसका मतलब कि 2 ATP का लॉस होगा कि नहीं होगा यहाँ पर। मीन्स अल्टीमेटली बेटा अगर हम लोग ये देखें तो अगर 2 है ये तो 2 ATP का लॉस होगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग ये देखें कि जो हमारा बेटा माइलेट एस्पिरेट, ये वाला कंसेप्ट किसका है, माइलेट एस्पिरेट का। माइलेट एस्पिरेट कहाँ पर होगा, अगर हम लोग एग्जांपल को देखें, जैसे बेटा लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हार्ट किडनी। तो लीवर हार्ट किडनी में बेटा अगर एनिमल सेल की बात कर लो तो लीवर हार्ट किडनी में कितने ATP का फॉर्मेशन होगा, 38 ATP का। टोटल नेट गेन कितना होगा बेटा, 38 ATP का होगा फॉर्मेशन। नेट गेन जब भी होगा वो कितना होगा, 38 ATP का फॉर्मेशन होगा। बट बेटा अगर हम लोग ये देखें कि अगर हमारा जैसे ब्रेन सेल है या मसल्स है या बेटा फंजाई है, इनमें 2 ATP, देखो टोटल कितने ATP बन रहे थे बेटा, टोटल हमारे पास 38 ATP बन रहे थे, बट 2 ATP का क्या हो गया, 2 ATP का लॉस हो गया। तो टोटल यहाँ पर जो ATP बनेगा वो कितना बनेगा, 36 ATP का लॉस होगा, सॉरी 36 ATP ही बनेगा। यहाँ पर कितना ATP बनेगा, 38 ATP बनेगा। जो 38 ATP, इसका मतलब है कि बेटा यहाँ पर जिस फॉर्म में मतलब कि जिस फॉर्म में ये था उसी फॉर्म में ये यहाँ पर आ गया माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करने का। फिर से सुनो बेटा, सटल मैकेनिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, सटल मैकेनिज्म की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहाँ पर क्या था, सटल मैकेनिज्म की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये बेटा प्रोकैरियोट में होती नहीं है, और यूकैरियोट में जो साइटोप्लाज्मिक NADH2 होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं कर पाता। इसको इंटर कराने के लिए किसी न किसी सब्सट्रेट की ज़रूरत पड़ेगी, वो इसको लेके जाएगा। अगर सेम टाइप का रिसेप्टर है, जितना जो ये था वही ये है, तो ATP का कोई लॉस नहीं होगा। अगर जो दूसरे के केस में यहाँ पर बेटा ये था, रिसेप्टर ये थे, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, 2 ATP का लॉस होगा। इस टाइप से 16, इस टाइप से 36 ATP का फॉर्मेशन हुआ। तो बेटा एक चीज़ और भी समझ लो कि अगर हम लोगों को फर्मेंटेशन और अगर हम लोगों को जल्दी से एक पॉइंट देख सकते हैं हम लोग, फर्मेंटेशन एंड बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है। देखो पहले पॉइंट बेटा ये होता है कि जो फर्मेंटेशन होता है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, एरोबिक क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। तो अगर हम लोग ये देखें फर्मेंटेशन का केस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटा जो फर्मेंटेशन है यहाँ पर ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पर बेटा क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ये बेटा स्लो प्रोसेस होगा। ये कैसा प्रोसेस होगा, फास्ट प्रोसेस होगा। कैसा भाई, ऐसा क्यों? और देखो जैसा इसका जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो बेटा बन सकता है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, या बेटा अगर हम लोग कह सकते हैं कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑलवेज बेटा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल बेटा क्या हो जाएगा, लोअर ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। लोअर ऑर्गेनिज्म बेटा लाइक द बेटा क्या हो सकता है, ईस्ट हो सकता है। अगर हायर ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो मसल्स हो सकते हैं। बट एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो
एरोबिक। और यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है वो केवल और केवल कितना होगा, 2 एटीपी का ही फॉर्मेशन होता है। और इसमें कितना फॉर्मेशन हो जाएगा, इसमें 38 एटीपी या 36 एटीपी का फॉर्मेशन होता है एरोबिक रिस्पायरेशन में। तो ये बेटा ये चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है।